चलें जी, हमारा लास्ट चैप्टर है और दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। यू कैन से डैट ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है, बट दिस इज़ द ओनली चैप्टर जिसको बच्चा जो है वो हमेशा चॉइस के ऊपर छोड़ के जाता है। हमेशा जो है वो क्या करता है, इस चैप्टर को चॉइस पे छोड़ के जाता है और पिछले कुछ अटैम्प्ट से भी एग्जामिनर इससे चीज़ें नहीं पूछ रहा। इसमें से चीज़ों के पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। बाकी ये चैप्टर मोस्टली जो है वो आपका रीड ओनली है। आप एक दफ़ा उसको सुन लें, एक दफ़ा आप उसको अपनी किताब से पढ़ लें। बाकी चीज़ों को आपको मतलब क्रैम करने की ऐसा जिसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके मतलब इस चैप्टर को याद करने के लिए सिर्फ एक ही असूल याद कर लें कि जो भी इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स है ना, अगर आप इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स ही सिर्फ सारे के सारे सॉल्व कर लें तो आपका ये चैप्टर सफिशेंट तैयार हो जाता है। देखें, आपको मल्टीपल टाइम्स हर जगह बताता आ रहा हूँ कि टेक्स्ट का पेपर पास करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेल प्लान्ड होकर चलना पड़ेगा, जिसमें से हमें पता है किस किस एरिया में से कितने कितने मार्क्स आते हैं। अब जो हमारा ये ग्रेड ए का एरिया है जिसमें 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं जो हमने कर लिए हैं, जिसमें सिस्टम ऑफ टैक्सेशन हमारा आ रहा है, जिसमें हमारे एथिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कोई नो डैड के इसमें से अप टू इसकी वेटेज जो है 5 से 10 नंबर की है। और जब आप आई कैप में जाएंगे जो आपका आखिरी सवाल होगा वो आपको इसी एरिया में से आना है और कोई से 2 चैप्टर में से वो सवाल पूछ रहा होगा, जिसमें से कोई पार्ट ए में एक होगा पार्ट बी का। जब आप इतने फॉर श्योर हैं कि भाई इसमें से सवाल आपको आना ही आना है, तो इस चैप्टर को छोड़ना या इस ग्रिड को लाइटली लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आप यू कैन से डेट अभी लास्ट अटैम्प्ट में 8 नंबर का इसमें से एरिया आया, उससे पहले 8 नंबर का एरिया आया। इवन अब आप जाएं और आप जाके अगर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना, जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जिस एरिया में बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो यही एरिया है। 50% 40% बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है इस एरिया में से सिक्योर कर पा रहे हैं इन चैप्टर में से। तो मैं आपको यही कहूँगा जितने आसान हैं, हम सारे बच्चे समझते हैं कि जी इनको आखिरी दिनों में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी। बाद में ये आपसे मैनेज नहीं हो जाते, आप छोड़ जाते हैं और जो मुफ्त के नंबर हैं आपके, आप उन्हें क्या कर देते हैं, आप उन्हें लूज़ करके बैठे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। अब एक चैप्टर हमारा जो है डैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हमारे मुल्क में जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स चलते हैं उनकी आइनी हैसियत क्या है, किस तरह से हम उनको लेके चल रहे होते हैं, वो सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पर देखना है। अभी रिसेंटली आप जो देखेंगे जब आपको बजट्स वगैरह आ रहे होते हैं तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं यही चल रहे होते हैं। आप इनके अक्सर नाम भी सुनेंगे क्या है और क्या नहीं है और किस तरह से है हम लेके चलेंगे। अब इसमें मैं आपको इस चैप्टर को आसान वे में याद करने का तरीक़ेकार बताता हूँ क्या है और क्या नहीं। देखें, आपने इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो 4 चीज़ें पढ़नी हैं। एक आपने पढ़ने हैं इसमें फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, दूसरे आपने पढ़ने हैं प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, तीसरा आपने इसमें से पढ़ना है एनएफसी और चौथा आपने इसमें देखना है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ये 4 चीज़ें जो हैं वो क्या करनी है, वो आपने इस चैप्टर में डिस्कस आउट करनी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स को अच्छी तरह याद कर लें, आपके प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो फेडरल प्रोसीजर्स कर लें, आपके प्रोविंशियल प्रोसीजर्स जो हैं वो लाजमी हो जाएंगे। अब ये फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स भी आपने सारे नहीं करने, इसमें हार्डली 2 या 3 चीज़ें हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करनी है, रीड करनी है, ताकि आपका पेपर जो है इस एरिया में से तैयार हो जाए। अब इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ तो सवाल यहाँ से पूछ रहा है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट से, या एनएफसी से पूछ रहा है, या फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर में से 2 एरियाज ऐसे हैं जो वो पूछ रहा होता है। तो हम इसको देखते हुए चलते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के हमारे
फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। उसमें चंद एक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं बता दूंगा आपको, उनको आपने याद करना है। बाकी सिर्फ रीड ओनली है, उनको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखें जी, सबसे पहले आपका नाम आएगा फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड का और पब्लिक अकाउंट का। मैं अब इस फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड को एफसीएफ के नाम से पुकारूंगा, लेकिन आपने पेपर में एफसीएफ नहीं लिखना है इसको। अब एफसीएफ क्या होता है? देखें भाई, साफ और सीधी बात है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो है वो हुकूमत है। हुकूमत को क्या चाहिए? मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा आएगा भी तो पैसा कहाँ पे रखा जाएगा, वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना। तो कौन कौन से फंड्स होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पैसों को एलोकेट करती है, उन फंड में से यूटिलाइजेशन कैसे होगी, किस तरह से पैसे इस्तेमाल होंगे, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत, जिसमें हमारा इस्लामाबाद गवर्नमेंट है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफसीएफ किसे कहते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स किसे कहते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें आएंगी, सिंपल सी बात है मेनली, कि जितने भी रेवेन्यू या जितने भी लोन जो फेडरल गवर्नमेंट को रिसीव होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे? हमारे एफसीएफ का पार्ट जो है बन रहे होंगे। अब रेवेन्यू यहाँ पे कौन से फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है? जो उसको टैक्स वगैरह रिसीव हो रहे होते हैं, जो टैक्सेस में से पैसे मिल रहे होते हैं, सारे पैसे पकड़ेंगे और किसका पार्ट बनाएंगे? वो अपने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट जो है बना रहे होंगे। उसके अलावा जो कोई रिपेमेंट ऑफ लोन की अगर इनको अमाउंट वगैरह मिल रही होती है, वो भी किसका पार्ट बनती है? वो भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का ही पार्ट बन रही होती है। उसके अलावा ये जो दो चीज़ें हैं, ये वाली दो चीज़ें, ये किसका पार्ट बनती हैं? हमारी एफसीएफ का पार्ट बनती हैं, कि ये है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इनके अलावा इन फंड्स के अलावा अगर कोई रकम अब फेडरल गवर्नमेंट को मिल रही है, या कोई भी अमाउंट जो सुप्रीम कोर्ट को मिल रही है, जैसे ज़मानती मचलके होते हैं, फाइन्स वगैरह हो गए, इस तरह की अमाउंट जो होती हैं वो किस में जाती हैं? वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन में जा रही होती हैं। अब आई कैब में पहला सवाल जो है वो यही आता है। पहला सवाल इसमें से यही आता है कि बताएं जी, एफसीएफ में कौन कौन सी अमाउंट्स आती हैं और पब्लिक अकाउंट्स में कौन कौन सी अमाउंट्स आती हैं। आई के पहला सवाल ये है। तो आपको पता होना चाहिए एफसीएफ में क्या आएगा। जितने हमने लोन्स फेडरल गवर्नमेंट लेती है, जितने वो रेवेन्यू वगैरह रेस कर रही होती है, और जो उसको रिपेमेंट्स की अमाउंट मिल रही होती है, वो किसका पार्ट बनती हैं? एफसीएफ का पार्ट बनती हैं। और पब्लिक अकाउंट में कौन कौन सी आती हैं? कि कोई भी अमाउंट जो अदर देन लोन एंड रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को रिसीव होगी, वो किसका पार्ट बनेगी? पब्लिक अकाउंट्स का पार्ट बनेगी। और कोई भी अमाउंट जो सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को मिल रही होगी एज अ फ़ाइन, एज अ ज़मानती मुचलके वगैरह, वो किसका पार्ट बनेंगी? पब्लिक अकाउंट्स का पार्ट बनेंगी। तो यह एक फेमस क्वेश्चन है कि भाई बताएं ये अकाउंट्स में कौन कौन सी अमाउंट आती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद है कि इन दोनों की, इन अकाउंट्स की कस्टडी किसके पास है, कौन इनको मैनेज कर रहे हैं, कौन इनके रखवाले हैं, कौन इनको लेके चल रहे हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। देखें जी, ये दोनों फंड्स की कस्टडी जो है, या जो इसके तमाम रेगुलेशन है, या जो तमाम इसके मैटर्स हैं, वो कौन कहाँ से हो रहे होते हैं? जो हमारी पार्लियामेंट है, हम उसको पार्लियामेंट से मैनेज कर रहे होते हैं। कहाँ से? पार्लियामेंट से, या जो सदर ने रूल्स बनाए होते हैं उसमें से। पार्लियामेंट का अगर हम जिक्र करें तो हमारा जो हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम है, उसमें जो प्रेसिडेंट है हमारे पास, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक है हमारे पास अपर हाउस, इसे हम कहते हैं ये हमारा सेनेट है, और दूसरा है हमारा लोअर हाउस, इसे हम क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बिल वगैरह पास होते हैं, इसके पास जाते हैं, ये साइन करते हैं, तो वो हमारे मुल्क में कानून बन जाता है। तो ये एफसीएफ हो गया, ये पब्लिक अकाउंट्स हो गया, इसमें से जो भी अमाउंट चलेगी, जो भी अमाउंट निकलेगी, उसकी सारी मैनेजमेंट होगी, सारी कस्टडी वगैरह विड्रॉल्स की, पेमेंट्स की, वो ये पार्लियामेंट के ज़रिए ही कंट्रोल होगी। पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो आप खर्चा कर पाएंगे, पार्लियामेंट आपको अलाउ करेगी तो सारे आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो मेड हो रहे होंगे। तो ये है हमारे पास फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इसमें से ये चीज़ सिर्फ आपने याद रखनी है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके बाद है एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट इज़ द रीड ओनली थिंग।
अभी आप देखेंगे कि हर साल ना आपको जून के महीने में नज़र आ रहा होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करती है, वो अपना बजट जो है प्रेजेंट करती है। अक्सर देखते हैं कि जी हर जून के महीने में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना बजट जो है प्रेजेंट करती है। अब वो बजट होता क्या है बेसिकली, ये आपकी एक स्टेटमेंट होती है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है कि आप अंदाज़े लगा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में जो शुरू हो रहा है कि हमें कितने एक्सपेंसेस जो हैं, कितने अखराजात जो हैं वो करने पड़ेंगे, और इन एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कितने पैसे चाहिए, वो होते हैं। तो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारी आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस गिवन होते हैं कि जी तालीम पे इतने अरब लगाने हैं, सेहत पे इतने अरब लगाते हैं, रोड डेवलपमेंट पे इतने लगाने हैं, डिफेंस पे इतने लगाने हैं, सिविल गवर्नमेंट पे इतने लगाने हैं, पेंशन हमें इतनी चाहिए, इतने के लिए हमें डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस चाहिए। तो सारी आपने एक अपनी ना प्रॉपर लिस्ट गिवन की होती है कि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें दरकार हैं और इनके लिए हमें पैसे जो हैं चाहिए होते हैं। तो हर साल क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है ये एस्टिमेटेड रिसीट्स के इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, खर्चे कहाँ पे होंगे, ये क्या करती है, जमा कराती है। इसे हम क्या कहते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट कह रहे होते हैं। फिर इस एनुअल बजट स्टेटमेंट में एबीएस में ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि कितनी अमाउंट जो है वो हमें एफसीएफ से चाहिए, कितनी अमाउंट जो है वो हमें पब्लिक अकाउंट से चाहिए। ये सारा कुछ जो है वो इसमें सारे का सारा मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पे ये भी लिखा था कि हम इसमें से हमारे रेवेन्यू बेस एक्सपेंसेस कौन से होंगे और हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होंगे। ये सारा कुछ जो है वो इसमें सारा हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये बजट होता है जो अभी गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट कर रही होती है हर जून के महीने में कि ये हमारा बजट है, ये तखमीना लगाया हुआ है, ये हमारा टारगेट है, इतना हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इतना टैक्स आना है, इतने लोन्स लेने हैं, यहाँ यहाँ पे इतने इतने पैसे लगाने हैं, सेहत पे इतना, तालीम पे इतना, डेवलपमेंट पे इतना, रोड्स पे इतना, मोटरवे पे इतना, सारा कुछ स्कीम जो भी उसने अनाउंस करना है, इनकम सपोर्ट पे इतना लगाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे इस बजट स्टेटमेंट में क्या कर रहे होते हैं, ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं।